हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो इंसान हो, कोई पेड़ हो या कोई जानवर, सबका एक लाइफ स्पैन होता है, सबकी एक दिन डेथ होती है। लेकिन जो स्पीशीज है, जैसे ह्यूमन स्पीशीज या टाइगर स्पीशीज, वो हजारों लाखों साल से चलती आ रही हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब है एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। यही वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनाए रखता है, उसको खत्म होने से बचाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रिप्रोडक्शन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी प्रोसेस है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, जो रिप्रोडक्शन की मेन साइट है। उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को। फिर हम आगे बढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरफ, और आखिर में हम सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इन 4 टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में अपना पहला सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, द फ्लावर। देखो, हम सबको फूल बहुत पसंद होते हैं, उनकी सुंदरता के लिए, उनकी खुशबू के लिए। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट की नज़र से फूल इससे कहीं ज्यादा हैं। ये असल में मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं, यानी स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के हिसाब से कमाल की चीज़ें हैं, जिनको नेचर ने स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिज़ाइन किया है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फ्लावर सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि रिप्रोडक्शन का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। अब हम इस स्लाइड में एक टिपिकल फ्लावर के पार्ट्स को समझेंगे। स्क्रीन पर जो डायग्राम है, ध्यान से देखिए। ये फ्लावर का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन या एलएस है। चलो बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे बाहर आपको ग्रीन पत्ती जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये हैं सीपल्स। इनका काम है फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। उसके अंदर आते हैं रंग बिरंगे पेटल्स, जिनका काम है पॉलिनेटर्स को, जैसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। अब आते हैं मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर। ये जो लंबी लंबी स्टॉक्स हैं, ये हैं स्टेमन्स, जो मेल यूनिट हैं। हर स्टेमन के 2 पार्ट हैं, एक स्टॉक जिसे फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर एंथर जिसके अंदर पॉलन बनता है। और बिल्कुल सेंटर में है पिस्टल, जो फीमेल यूनिट है। इसके 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, जो पॉलन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। उसके नीचे स्टाइल, और सबसे नीचे फूला हुआ हिस्सा ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक फ्लावर के 4 मेन वर्ल्ड्स होते हैं, सीपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल। अब हम इस स्लाइड में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पर फोकस करेंगे। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि स्टेमन मेल पार्ट है। अब हम इसको और डिटेल में, इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, और सबसे जरूरी, पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की एनाटॉमी को एक्सप्लोर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में स्टैमेन के स्ट्रक्चर को और क्लोज से देखेंगे। लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में देखो, एक टिपिकल स्टैमेन के 2 मेन पार्ट्स हैं। लंबी सी स्टॉक, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और उसके ऊपर का हिस्सा, जिसे एंथर कहते हैं। अब राइट साइड वाले डायग्राम पे आओ। ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। आप देख सकते हो कि एंथर आमतौर पर बाय लोब्ड होता है, यानी उसके 2 लोब्स होते हैं, और हर लोब में 2 चेम्बर्स होते हैं, जिन्हें थीका कहते हैं। इसलिए एंथर को डायथीकस भी कहते हैं। तो टोटल हो गए 4 साइड, इसलिए इसका स्ट्रक्चर टेट्रागोनल कहलाता है। हर कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, यानी टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इन्हीं के अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि स्टैमन में फिलामेंट और एंथर होते हैं, और एंथर बायलोब्ड, डायथीकस और टेट्रागोनल होता है। अब हम इस स्लाइड में एक माइक्रोस्पोरेंजियम को जूम करके देखेंगे। जैसा कि आप इस एनलार्ज्ड व्यू में देख सकते हैं, इसके चारों तरफ 4 अलग-अलग वॉल लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली है एपिडर्मिस, उसके अंदर है एंडोथीसियम, और फिर आती हैं मिडिल लेयर्स। ये बाहर की 3 लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन देना और डेहिसेंस में हेल्प करना। डेहिसेंस मतलब जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसके फटने में मदद करना, ताकि पोलन रिलीज हो सके। सबसे अंदर वाली लेयर है टैपेटम। ये लेयर बहुत ज़रूरी है, इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसका मेन फंक्शन है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट यानी पोषण प्रोवाइड करना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर्स से कवर्ड होता है, जिसमें से टैपेटम नरिशिंग लेयर है।
अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस को समझेंगे जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो, नाम से घबराना नहीं है, इसको तोड़ते हैं। माइक्रोस्पोर और जेनेसिस, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो सीधा सा मतलब है माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन। अब ये होता कैसे है? माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। इस टिश्यू का हर डिप्लॉयड सेल एक पोलन मदर सेल या पीएमसी की तरह एक्ट कर सकता है। ये पीएमसी फिर मियोटिक डिवीजन से डिवाइड करता है, जिससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और रिजल्ट में एक टेट्राड यानी 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का ग्रुप बनता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉयड पीएमसी से मियोसिस के थ्रू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब हम इस स्लाइड में पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। माइक्रोस्पोर से ही पॉलन ग्रेन बनता है, जो मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एक आम पहचान है इसकी 2 लेयर्ड वॉल। जो बाहर की हार्ड लेयर है उसे कहते हैं एक्साइन। ये एक बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। ये इतना टफ सब्सटेंस है कि इस पर हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली का भी असर नहीं होता। पता है, इसी की वजह से पॉलन ग्रेन्स फॉसिल्स के रूप में भी मिल जाते हैं। जो अंदर की पतली लेयर है उसे कहते हैं इंटाइन, और ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं, टफ एक्साइन और सॉफ्ट इंटाइन। अब हम इस स्लाइड में एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर झांकेंगे। आमतौर पर इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं। जो बड़ा वाला सेल है वो है वेजिटेटिव सेल। इसका न्यूक्लियस इरेगुलरली शेप्ड होता है और इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व होता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। जो दूसरा छोटा सेल है वो है जेनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। यही जेनरेटिव सेल आगे जाकर डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स बनाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 60% से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलन इसी 2 सेल स्टेज पर एंथर से रिलीज हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव सेल होता है। अब हम इस स्लाइड में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। हमने मेल पैड्स को कवर कर लिया है। अब हमारी जर्नी का अगला पड़ाव है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इस सेक्शन में हम गाइनोशियम या पिस्टल और उसके अंदर के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी ओव्यूल और एम्ब्रायोसैक को डिटेल में समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टडी करेंगे। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जब एक फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टल होते हैं तो क्या होता है। 2 कंडीशंस हो सकती हैं। लेफ्ट वाले डायग्राम में देखो, ये पेपरवेयर यानी पॉपी का फूल है। इसमें सारे पिस्टल्स आपस में जुड़े हुए हैं यानी फ्यूज्ड हैं। इस कंडीशन को कहते हैं सिनकॉपस। सिन का मतलब होता है टुगेदर। अब राइट साइड में देखो, ये मिचेलिया का फूल है। इसमें सारे पिस्टल्स एक दूसरे से आज़ाद हैं यानी फ्री हैं। इस कंडीशन को कहते हैं अपोकार्पस। एपो का मतलब होता है सेपरेट। तो ये एक सिंपल सा फर्क है कि फीमेल पार्ट्स जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था सिनकार्पस और अपोकार्पस कंडीशंस के बीच का डिफरेंस। अब हम इस स्लाइड में एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। ये टर्म याद रखना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ओव्यूल प्लेसेंटा से एक स्टॉक के थ्रू जुड़ा होता है जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से जुड़ता है उसे हाइलम कहते हैं। ओव्यूल खुद 1 या 2 लेयर से प्रोटेक्टेड होता है जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ये लेयर्स पूरे ओव्यूल को घेर कर रखती हैं, बस टिप पर एक छोटी सी ओपनिंग छोड़ देती हैं जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के ठीक ऑपोजिट वाले एंड को चलाजा कहते हैं और इंटेग्यूमेंट्स के अंदर सेल्स का एक मास होता है जिसे न्यूसेलस कहते हैं, जिसमें फूड रिजर्व होता है और जिसके अंदर हमारा मेन स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसैक होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था ओव्यूल के डिफरेंट पार्ट्स और उनके नेम्स को समझना। अब हम इस स्लाइड में एक और जेनेसिस प्रोसेस देखेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। बिल्कुल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तरह इसको भी तोड़ते हैं। मेगास्पोर और जेनेसिस यानी मेगास्पोर का फॉर्मेशन। ओव्यूल के न्यूसेलिस के अंदर आमतौर पर माइक्रोपाइलर एंड के पास एक सिंगल डिप्लॉयड सेल डिफरेंट होकर मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी बन जाता है। ये एमएमसी मियोसिस से डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाता है। लेकिन यहाँ मेल साइड से एक बड़ा डिफरेंस है। आमतौर पर इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल बचता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मेगास्पोरोजेनेसिस में एक एमएमसी से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं पर सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे
कि वो अकेला फंक्शनल मेगास्पोर एक पूरे एम्ब्रियो सैक में कैसे डेवलप होता है। ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले फंक्शनल मेगास्पोर साइज में बड़ा होता है, फिर इसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करता है और जो 2 नए न्यूक्लियाई बनते हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। इसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, यानी अभी सेल वॉल्स नहीं बनती। इसके बाद 2 और माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, जिससे पहले 4 और फिर टोटल 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जब ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है तब जाकर सेल वॉल्स बनना शुरू होती हैं। और क्योंकि ये पूरा डेवलपमेंट एक सिंगल मेगास्पोर से हुआ है, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के स्टेप्स को समझना। अब हम इस स्लाइड में उस मैच्योर एम्ब्रियो सैक के फाइनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसे एग एपरेटस कहते हैं। इसमें एक होता है एग सेल जो फीमेल गैमीट है, और 2 हेल्पर सेल्स होते हैं जिन्हें सिनर्जिड्स कहते हैं। इनका काम पॉलन ट्यूब को गाइड करना होता है। ऑपोजिट एंड यानी चिलाजल एंड पर 3 सेल्स होते हैं जिन्हें एंटीपोडल्स कहते हैं, और बीच में एक बड़ा सा सेंट्रल सेल होता है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो चलो अब गिनती करते हैं। 3 सेल ऊपर, 3 नीचे और 1 बीच में, टोटल हो गए 7 सेल्स। और न्यूक्लियाई गिनो, 3 ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में, टोटल हो गए 1 न्यूक्लियाई। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कहते हैं। ये एंजियोस्पर्म्स का क्लासिक फीचर है, इसको हमेशा याद रखना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था मैच्योर एम्ब्रियो सैक का 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब हम इस स्लाइड में अपने आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं, पॉलिनेशन। हमने देखा कि मेल गैमीट्स पॉलन ग्रेन के अंदर बंद है और फीमेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर छिपी हुई हैं। और सबसे ज़रूरी बात, दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, वो खुद से मूव नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें आपस में मिलाने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है। वही मैकेनिज्म है पॉलिनेशन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि पॉलिनेशन गैमीट्स को पास लाने का एक जरिया है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि पॉलिनेशन 3 तरह की होती है, जैसा कि ये टेबल में दिखाया गया है। सबसे पहला है ऑटोगेमी। ऑटो का मतलब सेल्फ, मतलब पोलन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक उसी सेम फ्लावर के अंदर। यह है असली सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है गेटनोगेमी। इसमें पोलन का ट्रांसफर एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है। अब फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसा लगता है, क्योंकि एक एजेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जेनेटिकली देखा जाए तो प्लांट तो सेम ही है ना, इसलिए ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है। और आखिर में है जीनोगेमी। ये है ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें पोलन का ट्रांसफर एक प्लांट के फ्लावर से किसी दूसरे जेनेटिकली अलग प्लांट के फ्लावर पर होता है। इसी से जेनेटिक वेरिएशन आती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था पॉलिनेशन के 3 टाइप्स, ऑटोगेमी, गेटनोगेमी और जीनोगेमी के बीच का डिफरेंस समझना। अब हम इस स्लाइड में कुछ खास एडेप्टेशंस देखेंगे। कुछ प्लांट्स जैसे वायोला और ऑक्सैलिस 2 अलग-अलग तरह के फूल बनाते हैं। पहले हैं चैस्मोगेमस फ्लावर्स। ये नॉर्मल खुले हुए फूल होते हैं जिनके एंथर्स और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। लेकिन ये प्लांट्स क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स भी बनाते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कभी खुलते ही नहीं हैं। क्योंकि एंथर और स्टिग्मा एक साथ बंद रहते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही एकमात्र ऑप्शन है। इसका फायदा ये है कि ये सीड फॉर्मेशन की गारंटी देता है, भले ही पॉलिनेटर्स आसपास ना हो। इस स्ट्रैटेजी को अश्योर्ड सीड सेट कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था 2 स्पेशल टाइप्स के फ्लावर्स, चैस्मोगेमस और क्लाइस्टोगैमस के बारे में जानना। अब हम इस स्लाइड में उन एजेंट्स के बारे में बात करेंगे जो पॉलन को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाते हैं। ये एजेंट्स 2 मेन कैटेगरीज में आते हैं। पहले हैं एबायोटिक यानी नॉन लिविंग एजेंट्स, जैसे कि विंड, हवा और वाटर, पानी। दूसरी कैटेगरी है बायोटिक यानी लिविंग एजेंट्स। इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बैट्स। ये याद रखना जरूरी है कि ज्यादातर फ्लोरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन के लिए इन्हीं बायोटिक एजेंट्स पर डिपेंड करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था पॉलिनेशन के एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स को जानना। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि फ्लावर्स अपने पॉलिनेटिंग एजेंट के हिसाब से कैसे अडैप्ट करते हैं। जो फूल विंड से पॉलिनेट होते हैं उन्हें किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो कलरफुल नहीं होते, उनमें खुशबू या नेक्टर नहीं होता। उनका पॉलिन हल्का, नॉन स्टिकी होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है ताकि सक्सेस का चांस बढ़ जाए। इसके आगे जो फूल एनिमल से पॉलिनेट होते हैं वो अक्सर बड़े, कलरफुल और खुशबूदार होते हैं।
वो पॉलिनेटर्स के लिए रिवॉर्ड के तौर पर नेक्टर बनाते हैं और उनका पॉलन अक्सर स्टिकी होता है ताकि वो एनिमल की बॉडी से चिपक सके। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फ्लावर का स्ट्रक्चर उसके पॉलिनेटिंग एजेंट पर डिपेंड करता है। अब हम इस स्लाइड में एक आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। हमने पूरा प्रोसेस कवर कर लिया। अब सोचो, अगर पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल ही नहीं कर पाते तो दुनिया की प्लांट लाइफ और हमारा फूड सप्लाई कितना अलग होता। इस सवाल के बारे में जरूर सोचना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया पॉलिनेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हैं।